Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. आज हम एक ऐसे राज्य के भूगोल और वातावरण के रहस्य खोलने जा रहे हैं जहां की जमीन की बनावट ने ही मौसम के नियम पूरी तरह से बदल दिए हैं। आज की इस खास चर्चा का विषय है झारखंड की जलवायु। और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? इस पड़ताल का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि आखिर कैसे कर्क रेखा, समुद्र से राज्य की दूरी और ऊंचे ऊंचे पठार मिलकर झारखंड को एक अद्वितीय उष्णकटिबंधीय मानसूनी यानी ट्रॉपिकल मॉनसून जलवायु देते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून। तो ये एक ऐसा राज्य है जहां एक ही समय में कुछ इलाकों में चिलचिलाती धूप होती है तो कुछ इलाकों में जमने वाली ठंड। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कि ये सतह से दिखने वाले आंकड़ों से कहीं ज्यादा जटिल है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आधिकारिक दस्तावेजों पर झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नजर आता है। 25 डिग्री सुनने में तो बहुत ही सुखद और आरामदायक लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है, लेकिन असली कहानी इस 25 डिग्री के औसत के पीछे छुपी हुई अत्यधिक विविधताओं में है। अच्छा। ये औसत तापमान असल में उस बड़े भौगोलिक नाटक को पूरी तरह से छिपा लेता है जो राज्य के अलग अलग हिस्सों में हर रोज घटित हो रहा है। तो आइए इस जानकारी के पिटारे को खोलते हैं। स्रोतों को देखकर एक बात तो साफ होती है कि झारखंड का मौसम सिर्फ किसी एक चीज से तय नहीं होता। एकदम सही। अगर ऐसा होता तो पूरे राज्य में एक जैसी गर्मी या एक जैसी बारिश होती। तो आखिर वो कौन से कारक हैं जो एक ही राज्य में इतनी भारी विविधता लाते हैं? हमारे पास जो रिसर्च है वो मुख्य रूप से 5 कारकों की ओर इशारा करती हैं। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, जमीन की ऊंचाई निचाई यानी टोपोग्राफी, हवाओं की दिशा और सबसे महत्वपूर्ण जंगलों का फैलाव। मतलब ये पांचों कारक अलग अलग काम करते हैं या? नहीं, ये अलग अलग नहीं बल्कि एक मशीन के पुर्जों की तरह साथ मिलकर काम करते हैं। शुरुआत अक्षांशीय स्थिति से करते हैं। चूंकि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, इसलिए सूरज की किरणें यहाँ काफी सीधी पड़ती हैं। तो मूल रूप से ये एक गर्म प्रदेश हुआ, उष्णकटिबंधीय। बिल्कुल, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ की टोपोग्राफी लाती है। झारखंड कोई समतल मैदान तो है नहीं, ये पठारों का प्रदेश है। हाँ, पारसनाथ और वो सब ऊंचे इलाके। सही कहा। और विज्ञान का सीधा सा नियम है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होने लगता है। मतलब ऊंचाई के कारण यहाँ उप उष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु का प्रभाव भी आ जाता है। एकदम सटीक। और इसके अलावा राज्य का दक्षिण पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी के अपेक्षाकृत करीब है, जिसकी वजह से उस इलाके की हवा में हमेशा एक नमी या आर्द्रता घुली रहती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था में जमीन की ढाल कैसे बारिश तय करती है। हमारे स्रोतों में एक विशेष क्षेत्र का बार बार जिक्र आता है, पाट क्षेत्र। हाँ, पाट क्षेत्र। आगे बढ़ने से पहले इस पाट क्षेत्र को थोड़ा डिकोड करना जरूरी है। असल में पाट उन पठारों को कहा जाता है जिनका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल मेज की तरह समतल होता है और किनारे बहुत तीखे ढलान वाले होते हैं। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से लैटेराइट चट्टानों से बने हैं। अब जरा इस संरचना का असर देखिए। बंगाल की खाड़ी से जो नमी भरी हवाएं आती हैं वे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। जब ये भारी हवाएं इस पाट क्षेत्र की ऊंची दीवारों से टकराकर ऊपर उठती हैं तो अचानक ठंडी हो जाती हैं और झमाझम बारिश कराती हैं। लेकिन इसके ठीक आगे पलामू का उत्तर पश्चिमी भाग है। वहां क्या होता है? वह भूगोल का एक बहुत ही क्रूर नियम लागू होता है जिसे हम वृष्टि छाया या रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं। वृष्टि छाया मतलब हवाएं सूख जाती हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर एक बहुत बड़ी दीवार के सामने से पानी की बौछार मानी जाए तो दीवार के पीछे खड़ा व्यक्ति बिल्कुल सूखा रह जाएगा। अरे वाह, क्या उदाहरण है। पलामू के साथ ठीक यही होता है। पाट क्षेत्र की ऊंचाइयां उस दीवार का काम करती हैं। जब तक हवाएं पलामू की तरफ उतरती हैं वे अपना सारा पानी पाट क्षेत्र में गिरा चुकी होती हैं। तो पलामू तक पहुंचते पहुंचते हवाओं में नमी बचती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, जिससे वो पूरा क्षेत्र अक्सर गंभीर सूखे का सामना करता है। प्रकृति का ये संतुलन वाकई हैरान करने वाला है। हवाओं और पहाड़ों के इस खेल के साथ साथ हमें 5वें कारक यानी वनस्पतिक आवरण को भी देखना होगा। वेजिटेशन कवर। हाँ, झारखंड के सघन वन केवल प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, वे खुद में एक मौसम बनाने वाली मशीन है। घने जंगलों में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसे अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो
पेड़ भी पसीना बहाते हैं। पसीना। हाँ, मतलब पत्तों से पानी निकलना। हाँ। पेड़ जमीन से जो पानी सोखते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वे अपनी पत्तियों के जरिए भाप बनाकर हवा में छोड़ देते हैं। अच्छा। और जब हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल एक साथ ये काम करते हैं तो आसपास का पूरा वातावरण नम हो जाता है। और इसी नमी का परिणाम है कि गर्मियों में भी अचानक से अस्थिर वर्षा या इंस्टेबिलिटी रेन होती है। बिल्कुल, ये बारिश उस चिलचिलाती गर्मी में प्रकृति की तरफ से एक राहत का काम करती है। इन सब कारकों को समझने के बाद ये स्पष्ट है कि मौसम यहाँ सीधी रेखा में नहीं चलता। चलिए अब झारखंड की 3 मुख्य ऋतुओं का विश्लेषण करते हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। शुरुआत ग्रीष्म ऋतु से करें। हाँ। मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। मई का महीना आते आते ये अपने चरम पर पहुंच जाता है। मई झारखंड का सबसे गर्म महीना है। और आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं इसके, बहुत डराने वाले भी हैं। जमशेदपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। 45 डिग्री? धनबाद और मेदिनीनगर भी 44 डिग्री से ऊपर रहते हैं। रांची 41 और हजारीबाग 33 डिग्री पर रहता है। ये सच है कि गर्मी के आंकड़े बहुत ऊंचे हैं, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद झारखंड में लू का प्रकोप आमतौर पर नहीं होता। ये तो गजब की बात है। उत्तर भारत में जो लू जानलेवा होती है। वही तो, उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में जो शुष्क गर्म हवाएं चलती हैं वो यहाँ नदारत हैं। इसका कारण ये है कि लू को बहने के लिए एक लंबे समतल मैदानी इलाके की जरूरत होती है। और झारखंड तो पठारी और उबड़ खाबड़ है। बिल्कुल, यही भूभाग हवाओं के उस सीधे प्रवाह को तोड़ देता है। हाँ, कभी कभार उत्तर पश्चिमी भाग में जो बिहार और उत्तर प्रदेश से लगा है वहां थोड़ा असर जरूर दिखता है, लेकिन राज्य का बड़ा हिस्सा लू से बचा रहता है। और गर्मी के इसी मौसम में, खासकर मई के महीने में, एक और मौसमी घटना होती है, नॉर्वेस्टर का प्रभाव। हाँ, बंगाल की तरफ से आने वाले नॉर्वेस्टर तूफानों से झारखंड के पूर्वी भाग में तड़ित झंझावात यानी भारी गरज के साथ बारिश होती है, जिसे आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहा जाता है। एकदम, आम के मंजरों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं है। और गर्मी की उस तपिश के बाद आता है वो मौसम जिस पर पूरा जनजीवन टिका है, वर्षा ऋतु। मध्य जून से अक्टूबर तक। जी, ये झारखंड के लिए वाकई जीवनदायिनी है। राज्य में होने वाली कुल बारिश का 80% से ज्यादा हिस्सा इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। यहाँ एक रोचक डेटा पॉइंट है। झारखंड उन कुछ राज्यों में से है जहां मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश होती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से। लेकिन मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हावी रहती है। और बारिश के आंकड़े देखें तो नेतरहाट का पठार सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है, 180 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। वहीं चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र है। और हजारीबाग वो जिला है जहां साल भर में सबसे अधिक दिनों तक बारिश होती है। पूरे राज्य की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 140 सेंटीमीटर है। फिर मध्य अक्टूबर के बाद हवाओं का मिजाज बदलता है। नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु का समय आ जाता है। और ऊंचाई के कारण झारखंड में ठंड मैदानी राज्यों से कुछ हफ्ते पहले ही आ जाती है। बिल्कुल, दिन का तापमान 15 से 21 डिग्री के बीच झूलता है। लेकिन ऊंचे पठारों पर कहानी बिल्कुल अलग है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है, शीतलहरी का समय। हाँ, तापमान गोता लगाकर 3 से 7 डिग्री तक पहुंच जाता है। कई जगहों पर तो पाला भी गिरता है। घार पर बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। और नेतरहाट का मंगोलिया पॉइंट वो राज्य का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, जहां हड्डियां कंपा देने वाली ठंड पड़ती है। लेकिन अगर हम इसे कृषि की नजरों से देखें तो इस कड़कड़ाती ठंड में भी आसमान से एक मदद पहुंचती है। उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। एकदम सही, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वे तूफान हैं जो भूमध्य सागर से उठते हैं और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर भारत और झारखंड तक पहुंचते हैं। और सर्दियों की ये हल्की बारिश रबी की फसल के लिए वरदान होती है, खासकर गेहूं और चने के लिए। सोचिए, भूमध्य सागर की हलचल सीधे तौर पर यहाँ के किसानों के खेतों से जुड़ी हुई है। यही वो बिंदु है जहां भूगोल सीधे इंसान की आजीविका से जुड़ता है। और जलवायु और कृषि के इसी रिश्ते को समझने के लिए झारखंड को अलग अलग कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। हाँ, चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, बड़े परिप्रेक्ष्य में पूरा झारखंड भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 यानी पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र में आता है। लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की रिपोर्ट ने इसे 3 विशिष्ट
सूक्ष्म प्रदेशों में बांटा है। ये बहुत जरूरी वर्गीकरण है, क्योंकि इसी से सरकारें तय करती हैं कि कहाँ कौन सी फसल बोनी है या कहाँ सूखे का खतरा है। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है मध्य व उत्तर पूर्वी पठार। इसमें हजारीबाग, रांची, बोकारो और संथाल परगना की कई जिले आते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है बारिश का असमान वितरण, और मिट्टी की जलधारण क्षमता भी बहुत कम है, पानी जल्दी बह जाता है। इसीलिए यहाँ किसान मुख्य रूप से धान, गेहूं और मक्के की खेती पर निर्भर करते हैं। दूसरा क्षेत्र है पश्चिमी पठार, गढ़वा, पलामू, गुमला वगैरह। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। वही वृष्टि छाया का असर, सूखा प्रभावित इलाका। हाँ, और यहाँ की लेटेराइट और लाल मिट्टी बहुत अम्लीय यानी एसिडिक होती है, जिससे उर्वरता कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ दलहन और तिलहन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और तीसरा क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला। ये इलाका समुद्र के थोड़ा करीब है, तो यहाँ सागर का स्पष्ट प्रभाव है। बारिश अच्छी होती है, लगभग 142 से 55 सेंटीमीटर। वन भी प्रचुर मात्रा में है। यहाँ धान की खेती अच्छी होती है। ये तो हुआ कृषि का नजरिया, लेकिन अगर हम विशुद्ध जलवायु और सूक्ष्मताओं की बात करें तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अयोध्या प्रसाद जी का वर्गीकरण सबसे दिलचस्प है। उन्होंने झारखंड को 7 सूक्ष्म जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 7 अलग अलग माइक्रोक्लाइमेट, मतलब एक ही राज्य में 7 अलग मौसम। बिल्कुल, चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। पहला है महाद्वीपीय प्रकार या कॉन्टिनेंटल, उत्तर और उत्तर पश्चिम वाला इलाका। हाँ, यहाँ ठंड में बहुत ठंड और गर्मी में अत्यधिक गर्मी होती है, एक तरह से एक्सट्रीम मौसम। दूसरा है उप महाद्वीपीय प्रकार, मध्यवर्ती क्षेत्र। यहाँ की खासियत है तापमान में अचानक कमी। दिन में गर्मी होगी, लेकिन फिर अचानक मौसम करवट लेगा और तापमान गिर जाएगा। और तीसरा है डेल्टा प्रकार, साहिबगंज और पाकुड़ का इलाका, जो पश्चिमी बंगाल के बिल्कुल समान है। यहाँ नॉर्वेस्टर का सीधा और खतरनाक असर होता है। चौथा प्रकार है सागर प्रभावित प्रकार, पूर्वी सिंहभूम। यहाँ नॉर्वेस्टर का गहरा असर है और ग्रीष्मकाल में सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। पांचवा है आर्द्र वर्षा प्रकार, पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र और सिमडेगा। यहाँ मॉनसून की दोनों शाखाओं से जमकर बारिश होती है, डबल इंजन वाली बारिश। और छठा, ये मेरा पसंदीदा है, तीव्र एवं सुखद प्रकार, रांची और हजारीबाग का पठार। ऊंचाई के कारण यहाँ का तापमान कम रहता है, जिससे यह पूरे झारखंड में सबसे सुखद और अनोखी जलवायु वाला क्षेत्र बन जाता है। तभी तो अंग्रेज इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी मानते थे। बिल्कुल। और आखिर में 7वां शीत वर्षा प्रकार। ये वापस से पाट क्षेत्र है। लोहरदग्गा और गुमला यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। 203 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश। बादल छाए रहते हैं। तो इन सब कड़ियों को जोड़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है कि झारखंड सिर्फ एक गर्म राज्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी ऊंचाई, जंगल और समुद्र से दूरी ने इसे 7 अलग अलग जलवायु द्वीपों में बांट दिया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एक अलग कहानी और कृषि है। और ये जानकारी सिर्फ भूगोल की किताबों के लिए नहीं है, बल्कि कृषि योजना और बाढ़ या सूखे जैसे आपदा प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हम हर जगह एक ही नीति लागू नहीं कर सकते। सही कहा। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? आज हमने देखा कि झारखंड के अंदर ही तीव्र एवं सुखद रांची पठार से लेकर शीत वर्षा वाले हिमांक तक पहुंचने वाले पाट क्षेत्र जैसे बेहद विशिष्ट माइक्रोक्लाइमेट मौजूद हैं। हाँ, बहुत ही नाजुक संतुलन है ये। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जिस तरह से वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर पृथ्वी के औसत तापमान में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो सदियों से चले आ रहे इन नाजुक और छोटे माइक्रोक्लाइमेट्स के चक्र पर क्या असर पड़ेगा? क्या भविष्य में ये 7 विशिष्ट जलवायु प्रदेश अपना मूल स्वरूप बचाकर रख पाएंगे? The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.